नमस्ते। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने की जर्नी में म्यूचुअल फंड्स ये तो समझने बहुत ही जरूरी है, राइट? आज हम NISM के चैप्टर 11 के मटेरियल को ही मतलब एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल। इसमें वो म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, उनके फीचर्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्कीम्स के टाइप्स, रूल्स, प्रोडक्ट्स, ऑप्शंस, सब कुछ है। तो इसमें से काम की बातें निकालते हैं थोड़ा सिंपल करके। हाँ बिल्कुल। मिशन यही है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं ताकि एग्जाम प्रेप में हेल्प मिले। तो शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये म्यूचुअल फंड है क्या? आसान शब्दों में अगर समझे तो? देखिए, इसको ऐसे सोचिए, ये एक कॉमन पूल है। बहुत से लोगों का पैसा एक साथ आता है। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो उस पैसे को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे? जैसे स्टॉक्स हो गए यानी इक्विटी, फिर बॉन्ड्स मतलब डेट, गोल्ड या कभी-कभी रियल एस्टेट में भी। बेसिकली ये उनके लिए बढ़िया है जिनके पास डायरेक्ट मार्केट में जाने का टाइम या कह सकते हैं एक्सपर्टीज नहीं है। राइट। और इसमें अलग-अलग पार्टीज भी इन्वॉल्व होती हैं ना? जैसे आपने कहा स्पॉन्सर, ट्रस्टी, AMC। जी हाँ, बिल्कुल। स्पॉन्सर वो है जो फंड को सेटअप करता है, शुरू करता है। ट्रस्टी का काम है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। वो देखते हैं सब रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अच्छा। और AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये एक्चुअल में पैसा मैनेज करती है। फंड मैनेजर्स AMC के एम्प्लॉय होते हैं। ओके। फिर R&T एजेंट होते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो सारे इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स रखते हैं। और कस्टोडियन, जो फंड की सिक्योरिटीज को सेफ कस्टडी में रखता है। गॉट इट। और जब नया फंड आता है वो NFO कहलाता है, न्यू फंड ऑफर। एग्जैक्टली। न्यू फंड ऑफर। तभी लोग उसमें पहली बार इन्वेस्ट कर पाते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जैसे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और यूनिट्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से पता चलता है कि फंड का मकसद क्या है, वो पैसा कहाँ लगाएगा, इक्विटी में, डेट में या मिक्स। और यूनिट्स बिल्कुल शेयर्स की तरह हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है फंड में, वो यूनिट्स में रिप्रेजेंट होता है। तो जितना पैसा लगाया उसे पर यूनिट प्राइस से डिवाइड करके यूनिट्स मिल जाती हैं। करेक्ट। और वो पर यूनिट प्राइस ही NAV है। हाँ, NAV, नेट एसेट वैल्यू। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये रोज बदलती है, सुना है। जी हाँ, देखिए, नेट एसेट्स होते हैं फंड के पास जो भी सिक्योरिटीज हैं उनकी करंट मार्केट वैल्यू माइनस उसके सारे खर्चे, जैसे मैनेजमेंट फीस वगैरह। उस नेट एसेट्स को जब आप टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड करते हैं तो आपको पर यूनिट NAV मिल जाती है। अच्छा। और क्योंकि मार्केट डेली फ्लक्चुएट करता है और लोग यूनिट्स खरीदते बेचते भी रहते हैं, इसलिए NAV भी रोज कैलकुलेट होती है और बदलती है। तो ये मार्क टू मार्केट इसी से रिलेटेड है? बिल्कुल। मार्क टू मार्केट का मतलब ही है पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स को हर रोज उनकी करंट मार्केट प्राइस पर वैल्यू करना। एडवाइजर के लिए NAV समझना जरूरी है परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए। राइट। चलिए अब स्कीम्स के टाइप्स पर आते हैं। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इनमें क्या फर्क है? देखिए, ओपन एंडेड स्कीम सबसे कॉमन है। इसमें आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं, मतलब परचेज कर सकते हैं, और कभी भी निकाल सकते हैं, यानी रिडीम कर सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो उस दिन की एप्लीकेबल NAV पर होगा। ओके, काफी फ्लेक्सिबल लगता है। और क्लोज्ड एंडेड? क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स सिर्फ NFO के टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए खुलती हैं। इनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, जैसे 3 साल या 5 साल। मैच्योरिटी पर ही आपको पैसा NAV के हिसाब से मिलता है। अगर बीच में पैसा चाहिए तो अगर वो स्कीम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो आप उसके यूनिट्स वहां बेच सकते हैं किसी और इन्वेस्टर को, मार्केट प्राइस पर, जो NAV से अलग हो सकता है। और इंटरवल स्कीम्स, ये क्या है? इंटरवल स्कीम्स वो बेसिकली दोनों का मिक्स है। फंड हाउस पीरियोडिक इंटरवल्स पर, जैसे महीने में एक बार या क्वार्टर में एक बार, एक विंडो ओपन करता है जहां आप यूनिट्स खरीद या बेच सकते हैं NAV पर। अच्छा, एक हाइब्रिड अप्रोच। और ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये भी म्यूचुअल फंड्स हैं? हाँ, स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड जैसा ही है, पर ये स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं, दिन भर रियल टाइम में। ओह। ये यूजुअली किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या किसी कमोडिटी को, जैसे गोल्ड। इनका NAV तो कैलकुलेट होता है डेली, पर ट्रेडिंग एक्चुअल मार्केट प्राइस पर होती है, जो डिमांड सप्लाई से डिसाइड होती है। इंटरेस्टिंग। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में रेगुलेट कौन करता है? कोई फ्रेमवर्क है? हाँ बिल्कुल। मेन रेगुलेटर है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उनके म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस 1996 हैं, जो पूरा रूल बुक प्रोवाइड करते हैं। ओके। और इंडस्ट्री की अपनी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी है, AMFI,
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टर अवेयरनेस को प्रमोट करती है। और वो MF लाइट रेगुलेशंस क्या है जो आपने मेंशन किए? वो सेबी ने हाल ही में दिसंबर 2024 इंट्रोड्यूस किए हैं, स्पेसिफिकली पैसिव फंड्स जैसे इंडेक्स फंड्स और ETFs के लिए, कंप्लायंस थोड़ा आसान करने के लिए। समझ गई। अब प्रोडक्ट्स की बात करें तो काफी वैरायटी है ना, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। बहुत वैरायटी है। ब्रॉडली देखें तो इक्विटी फंड्स जो मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें भी टाइप्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स। सेक्टोरल फंड्स जो किसी एक सेक्टर पे फोकस करते हैं, ELSS जो टैक्स बचाने में हेल्प करते हैं। राइट, सेक्शन 80C वाले। हाँ। फिर आते हैं डेट फंड्स। ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इनमें रिस्क थोड़ा अलग होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ड्यूरेशन के हिसाब से इनकी कैटेगरीज होती हैं, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, एक्सेट्रा। हाइब्रिड फंड्स दोनों का मिक्स होते हैं, इक्विटी और डेट। इसमें भी एग्रेसिव हाइब्रिड, इक्विटी ज्यादा, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, डेट ज्यादा, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होते हैं। और सोल्यूशन ओरिएंटेड? वो स्पेसिफिक गोल्स के लिए होते हैं, जैसे रिटायरमेंट फंड्स या चिल्ड्रंस फंड्स, जिनका लॉक इन पीरियड भी होता है। और फिर अदर फंड्स में आते हैं, जैसे फंड ऑफ फंड्स जो दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, और ETFs जो हमने डिस्कस किए, गोल्ड ETFs एक्सेट्रा। वाह, काफी ऑप्शंस हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ग्रोथ और IDW सुना है, इनका क्या मतलब है? करेक्ट। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है कि फंड जो भी प्रॉफिट कमाता है वो वापस उसी फंड में री इन्वेस्ट हो जाता है। तो आपकी यूनिट्स की वैल्यू यानी NAV टाइम के साथ बढ़ती है अगर फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके। IDW का मतलब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। इसमें फंड हाउस पीरियोडिकली कुछ पैसा इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, पे आउट मिलता है। अच्छा, जैसे डिविडेंड। हाँ, पहले इसे डिविडेंड ही कहते थे। अब इसमें इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि वो पे आउट ले ले या उसे वापस उसी स्कीम में री इन्वेस्ट कर दे। गॉट इट। और ट्रिगर्स, ये क्या फीचर है? ट्रिगर्स बेसिकली ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो इन्वेस्टर सेट कर सकता है। जैसे आप सेट कर सकते हैं कि अगर आपकी स्कीम की नेवी एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाए तो आपकी यूनिट्स ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएं, या किसी खास डेट पर, या इंडेक्स के किसी लेवल पर। ओह, ये तो ऑटोमेशन जैसा है। हाँ, एक तरह से। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को ब्रीफली समझा सकते हैं? NFO में या बाद में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसा निकालते कैसे हैं? जरूर। फ्रेश इन्वेस्टमेंट या तो NFO में होता है या फिर किसी ऑनगोइंग ओपन एंडेड स्कीम में कभी भी कर सकते हैं। फिर आप एडिशनल परचेज भी कर सकते हैं उसी फंड में। पैसा निकालने को रिडेम्पशन कहते हैं। एप्लीकेशन देनी होती है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है NAV के हिसाब से। एक इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी IAF भी होती है लिक्विड फंड्स में, जिससे 50,000 रुपए तक का रिडेम्पशन जल्दी मिल सकता है। और स्विच मतलब एक ही फंड हाउस की एक स्कीम से निकालकर दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करना, एक ही ट्रांजैक्शन फॉर्म से हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं सिस्टमैटिक ऑप्शंस पे। SIP तो काफी सुना है। हाँ, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही पॉपुलर तरीका है इन्वेस्ट करने का। इसमें आप हर महीने या हर क्वार्टर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते रहते हैं एक चुनी हुई स्कीम में। इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट नीचे होता है आपको उसी अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स। लॉन्ग टर्म में ये आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को कम करने में मदद करता है, और डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है। राइट। SIP के अलावा SWP और STP भी होते हैं। जी, SWPA सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये रेगुलर इनकम के लिए अच्छा है, खासकर रिटायरमेंट के बाद। आप सेट कर देते हैं कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके फंड से रिडीम होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। और STP है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें आप सिस्टमैटिकली एक फंड से पैसा निकालकर दूसरे फंड में ट्रांसफर करते हैं, जैसे लमसम डेट फंड में डाल दिया और फिर वहां से हर महीने थोड़ा थोड़ा इक्विटी फंड में ट्रांसफर करते रहें वाया STP। काफी यूजफुल टूल्स हैं ये। फाइनली, ये डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का क्या चक्कर है? एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए ये समझना क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है, स्पेशली एक एडवाइजर के लिए। देखिए, रेगुलर प्लान वो होता है जिसमें इन्वेस्टर एक डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करता है। ओके। तो उस प्लान के एक्सपेंस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी शामिल होता है, इसलिए रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। और डायरेक्ट प्लान? डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टर सीधा AMC के पास जाकर या उनकी वेबसाइट से इन्वेस्ट करता है, कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं होता। इसलिए
इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि कमीशन नहीं देना पड़ता। तो डायरेक्ट प्लान हमेशा बेहतर हुआ ना, एक्सपेंस कम है तो रिटर्न ज्यादा होगा। देखिए, थ्योरेटिकली रिटर्न ज्यादा हो सकता है क्योंकि खर्चा कम है, लेकिन यहाँ एडवाइजर का रोल आता है। सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि डायरेक्ट प्लान सस्ता है। डायरेक्ट प्लान का मतलब है डू इट योरसेल्फ। इन्वेस्टर को खुद रिसर्च करनी होगी, कौन सा फंड लेना है, कब बेचना है, पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना है। अच्छा, ये भी है। हाँ, तो एडवाइजर को ये असेस करना पड़ेगा कि क्या उनके क्लाइंट के पास ये सब खुद करने का टाइम, नॉलेज और डिसिप्लिन है, या उन्हें गाइडेंस और हैंड होल्डिंग की जरूरत है जो रेगुलर प्लान में मिलती है, भले ही उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो। सूटेबिलिटी देखनी होगी, ठीक है, सिर्फ कॉस्ट नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर समराइज करें, म्यूचुअल फंड्स बेसिकली पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, सेबी रेगुलेट करती है, और ऑप्शंस की भरमार है, स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट के तरीके, प्लान्स। एग्जैक्टली। और यहाँ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं नए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए। इतनी वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्या सिर्फ फंड के फीचर्स और रिटर्न्स बताना, या इन्वेस्टर की असली जरूरत, उनका रिस्क प्रोफाइल, उनके गोल्स को गहराई से समझना और फिर उन्हें सही रास्ता दिखाना? खासकर तब जब डायरेक्ट प्लान जैसी चॉइसेस भी हैं जहां उन्हें शायद कोई हेल्प ना मिले। इस पर जरूर सोचिए।